साथियों, बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे हरियाणा के साथियों ने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चाओं का सिलसिला शुरू किया है। इस विषय पर बातचीत शुरू करते हैं हम लोग। कुछ साथी और जुड़ जाएं, उसके बाद हम लोग अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। एक तो ये जो शब्द है वो हमारी समझ में नहीं आता। शुरुआत से पहले थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। ये जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है पुण्यतिथि, कोई तिथि भला, ऐसी तिथि भला पुण्य कैसे हो सकती है जब हमने किसी प्रिय साथी को खोया हो। जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी एक प्रचलन है पुण्यतिथि कहने का, तो है, लेकिन हम लोग नहीं कहेंगे उसको। हम लोग उससे दूसरे तरीके से बातचीत करें। आवाज ठीक आ रही हो तो जरा एक निशान बना दीजिए। जयपाल सिंह जी, आवाज आ रही है? कोई साथी मौजूद हो तो आवाज आ रही है ये बता दें। साथियों, हम लोग चर्चा शुरू कर रहे हैं ताकि समय पर उसको समाप्ति किया जा सके और वो चर्चा दिनेश जी जरा बताइए, आवाज आ रही है? ठीक आ रही है? ओके। अर्जुन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे लाल जी को भी धन्यवाद। साथियों, हम लोग अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज हम एक श्रृंखला के तहत इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो हरियाणा के साथियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। सुमेर सिंह जी, मैं कोशिश करूंगा कि आवाज़ तेज हो, लेकिन थोड़ा आप भी अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हरियाणा की CPIM की राज्य समिति को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कॉमरेड सीताराम येचुरी पर केंद्रित एक श्रृंखला का आयोजन करने का फैसला लिया और उस फैसले के तहत कुछ साथियों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो सीताराम येचुरी के अलग अलग आयामों पर, अलग अलग मुद्दों पर आपके बीच में चर्चा करें। ये बहुत ज़रूरी काम है। ये ज़रूरी काम इसलिए भी है कि जो हमारे नेतृत्वकारी साथी होते हैं वो अपने जीवन काल में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर जाते हैं, वो भूमिका केवल उनके जीवन काल में निभाई गई भूमिका ही नहीं होती है, बल्कि वो भूमिका इस तरीके की भूमिका भी होती है जो हमें भविष्य के लिए भी प्रेरित करती है, हमें भविष्य का रास्ता भी दिखाती है। महान होने का मतलब ही है कि हमारे साथी जो हमारे बीच में थे और जिन्होंने बहुत हर मोर्चे पर सक्रियता के रूप में, चाहे वो वैचारिक मोर्चा हो, चाहे वो मैदानी कार्रवाइयों का मोर्चा हो, वहाँ पर अगर उन्होंने काम किया है
तो जाहिर सी बात है कि उन्हें उस तरीके से याद करने से आने वाले वक्त के लिए हमें रोशनी मिलती है, रास्ता दिखाई देता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सीताराम येचुरी हमारे इस कालखंड के बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व थे। अगर सीपीआईएम के कार्यकर्ता के रूप में न देखूं मैं, और एक तटस्थ नागरिक के रूप में भी कहूं, तो उन्होंने जिस तरीके की भूमिका इस कालखंड में, जिसे हम झंझावाती कालखंड कहते हैं, जो इतनी तेजी के साथ घट रही हैं घटनाएं, और वो इतनी तेजी के साथ पूरे के पूरे भारत के मानव समाज को प्रभावित कर रही हैं, इतना युगांतरकारी संकट पैदा कर रही हैं कि जो कई हजार वर्षों का हमारा हासिल है, उस कई हजार वर्षों के हासिल को भी अब वो हमारे हाथ से छीनने की कोशिश कर रही हैं। इस तरीके के आभास हो रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि हमें उन लोगों के योगदान को याद करना पड़ेगा जिन्होंने इस झंझावात के खिलाफ न केवल खुद चट्टान की तरह खड़े हुए, बल्कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके इसे रोकने की कोशिश की और इसके खिलाफ खड़े होने की सामर्थ्य पैदा की। कॉमरेड सीताराम येचुरी के बहुत सारे आयाम थे। उन्होंने जिस तरीके का वैचारिक योगदान दिया है, खासतौर से 1990 के बाद से जिस तरीके की घटनाएं घटी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, या उसका जो प्रतिबिंब राष्ट्रीय मोर्चे पर भी हम लोगों को दिखा, और वो घटनाएं ये थी कि उस विचारधारा को ही चुनौती देने की कोशिश की गई, जो विचारधारा आज तक के मानव समाज के इतिहास में बदलाव की एकमात्र सबसे वैज्ञानिक और सुसंगत विचारधारा है। उस मार्क्सवाद को ही अप्रासंगिक ठहराने की कोशिश की गई। ऐसे दौर में कॉमरेड सीताराम येचुरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के उन तमाम सारे लोगों को जो बदलाव की उस विचारधारा में विश्वास रखते हैं, आश्वस्ति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन्होंने बहुत सिलसिलेवार तरीके से उस व्याख्या के, उस विश्लेषण के, उस निष्कर्ष के अग्रणी हिस्से बने, जिस निष्कर्ष को सीपीआईएम ने मंजूर किया और जिसने दुनिया भर की, यूरोप की विकसित कम्युनिस्ट पार्टियों सहित दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं में हौसला पैदा किया। इसके बारे में कॉमरेड नीलोत्पल बसु कल आपके बीच में बोल चुके हैं। मगर वो जिस विचार को मानते थे, उस विचार की खास बात यह है कि वो केवल दर्शन की बात नहीं करता, वो केवल विमर्श की बात नहीं करता, वो केवल वैचारिक बहस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो बदलाव के लिए लोगों को सक्रिय करने की भी बात करता है, मैदान में उतरने की बात भी करता है। ये कॉमरेड सीताराम येचुरी का प्रिय वाक्य था, और वो प्रिय वाक्य ये था कि ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण किया जाना चाहिए, और ठोस परिस्थितियों के ठोस विश्लेषण के साथ ठोस कार्यनीति तय की जानी चाहिए, ठोस निष्कर्ष तय किए जाने चाहिए, और वो ठोस निष्कर्ष जो है, वो ठोस निष्कर्ष के आधार पर हमें उसे लागू करने की भी कोशिश करनी चाहिए, हमें उसके रास्ते पर भी बढ़ने का काम करना चाहिए। ये विश्वास उनका था, और यही वजह थी कि उनके इस विश्वास से उन्होंने हमारे देश की कम्युनिस्ट आंदोलन को, वामपंथी आंदोलन को, लोकतांत्रिक आंदोलन को मदद की। न केवल हमारे देश में की, बल्कि उन्होंने पूरे दुनिया भर में भी इस काम को करने का एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, कॉमरेड नीलोत्पल बसु बहुत विस्तार के साथ आपके बीच में इस बात पर बोल चुके हैं। अपन उनके दूसरे पहलुओं पर बात करेंगे, और वो पहलू है खासतौर से कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में, आज की हालात में जिस तरीके से उनकी जो नेतृत्वकारी भूमिका थी, और जाहिर है कि वो अपनी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नुमाइंदे के रूप में उस भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन उसमें उनकी जो भूमिका थी उसे हम लोगों को देखना होगा। और जैसे कि आज का विषय है कि किस तरीके से वो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के हिफाजत के लिए एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में, बहुत बड़े संगठनकर्ता के रूप में खड़े हुआ।
उन ठोस चीज़ों पर आने के पहले एक बात समझने की आवश्यकता है जो सीताराम येचुरी ने और वो जिस राजनीतिक दल की नुमाइंदगी करते थे उसने बहुत अच्छी तरीके से समझी। और वो बात ये थी कि ये जो बदलाव का दर्शन है जिसे हम लोग मार्क्सवाद कहते हैं, ये बदलाव का दर्शन कोई कुंडली नहीं है, कोई बीजक नहीं है, कोई नक्शा नहीं है। जैसे पुराने ज़माने में हम लोग पढ़ते हैं ना कि खजाने का नक्शा होता है, उससे ख़ास तरीके से पढ़ा जा सकता है, ऐसा कोई नक्शा नहीं है। ये एक टूल है, ये एक औजार है, ये विश्लेषण करने की और निष्कर्ष तक पहुंचने की और व्यवहार में लागू करने के लिए ठोस नीति तय करने की एक विधि है, एक वैज्ञानिक विधि है। मतलब ये है कि कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं है कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लागू करेंगे क्रांतिकारी बदलाव हो जाएगा, बल्कि ये विचारधारा इस बात की जिम्मेदारी देती है कि हम अपने जिस देश में हम काम कर रहे हैं उस देश की ठोस परिस्थितियों का अध्ययन करें, उसकी जो विशेषता है उसका अध्ययन करें, उन विशेषताओं के आधार पर रास्ता क्या हो सकता है, परिवर्तन का तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में फैसला लें। क्योंकि आंशिक समझदारियाँ या आंशिक विश्लेषण ज़्यादा खतरनाक मुकाम पर पहुंचा देता है और ज़्यादा अलग तरीके के भटकाओं पर पहुंचा देता है। ये जो परिवर्तन की रेलगाड़ी है, वो परिवर्तन की रेलगाड़ी की पटरियां एक जैसी नहीं बिछने वाली। वो जिस तरीके का हमारा सामाजिक राजनीतिक हालात होगा, जिस तरीके के हमारे विकास की अवस्था होगी, उसके हिसाब से ही ज़मीन पर बिछाई जाएंगी। कहीं पर अगर समंदर होगा, कहीं पर अगर गहराई होगी तो उसके हिसाब से होगी, कहीं पर अगर ऊंचाई होगी तो उसके हिसाब से होगी। यही बात सामाजिक और राजनीतिक और ऐतिहासिक और आर्थिक इन सारे और सांस्कृतिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर होती है। ये विश्लेषण अगर ठीक तरीके से नहीं हो पाते, इनमें अगर थोड़ा बहुत भी बनावटीपन आ जाता है, थोड़ा बहुत भी मशीनीकरण आ जाता है, थोड़ा बहुत भी यांत्रिकीकरण आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक गलत रास्ते पर पहुंचाती है। इसको हम लोग राजनीतिक सांगठनिक भाषा में कहते हैं भटकाव। इस तरीके के भटकाओं के सामने का सामना करना पड़ा है। और ऐसे सारे भटकाओं में चूंकि ये CPIM एक ऐसी पार्टी है जिसके वो राष्ट्रीय महासचिव थे, जिस पार्टी ने उसका उसी तरीके से सामना किया जिस तरीके से सामना किया जाना चाहिए था। और वो तरीका ये था कि अपने देश की हालात के बारे में जायजा लीजिए, अपने ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को पूरी तरीके से अध्ययन कीजिए, उसके हिसाब से आज की तारीख में जो चुनौतियां हैं उनको देखिए और उसके बाद अपनी क्रांतिकारी परिवर्तन के रास्ते को चुनिए। भारतीय समाज के साथ जो विशिष्ट आफत है, जिसे सीताराम येचुरी ने अपने कई सारे लेखों में, जिनके बारे में अपन बाद में बातचीत करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सूत्रबद्ध किया है। वो आफत ये कि ये आगे की ओर बढ़ते हुए समाज के कंधे पर विक्रम और बेताल की तरीके से अतीत का प्रेत भी पूरी ताकत के साथ कब्जा जमा कर बैठा है। आपने विक्रम और बेताल की कहानी सुनी होगी। ये जो बेताल है, वो बेताल सवार है हमारे सिर के ऊपर, और वो इस कदर सवार है कि वो कई मामलों में निर्णायक तरीके से भी अपनी भूमिका निभाता है। और वो हमारी एक खास तरीके की सामाजिक आर्थिक विकास की अवस्था से पैदा हुआ है, जिसे दूर हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। ये हमारे सामाजिक ढांचे में अभिव्यक्त होता है, जिसे आज भी वर्णाश्रम और जाति प्रथा बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है, नियंत्रण में लिए हुए है। वो उस तरीके की कट्टरता से भी प्रभावित होता है जिसे हम धर्मांधता या सांप्रदायिकता या धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल कहते हैं। यही वजह है कि ये जो इस बेताल के जो असर है वो छोटे मोटे नहीं होते। और इसीलिए हम ये महसूस करते हैं कि ये जो भारत का संविधान है, जिसने हमें लोकतंत्र दिया, जिसने हमने समता की धारणा दी, जिसने हमने धर्मनिरपेक्षता का एक ढांचा दिया, उसकी एक सुसंगत व्याख्या की, वो भारत का संविधान असल में ये जो भारत है 145 करोड़ आबादी वाला भारत, उसकी प्राणवायु है, उसकी बोन मैरो है, उसकी अस्थिमज्जा है और उसकी जीवनी शक्ति है। आज अगर हम भारत हैं तो भारत इसलिए है कि लगभग 190 साल की आज़ादी की लड़ाई के दौरान और ख़ास तौर से 1857 के बाद से लेकर 1947 के बीच में
जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जो मुक्ति संघर्ष हुए हैं, उसके दौरान जिस तरीके के हालात हमारे क्रांतिकारी पुरखों ने देखे और उसके बाद उनसे बाहर निकलने के लिए जिस तरीके की योजनाएं वो लेकर आए, उसका नतीजा है ये भारत का संविधान, जो उन सारी कमजोरियों को, उस सारे कुपोषण को दूर करने की बात करता है, जिस कमजोरी और कुपोषण की वजह से लंबे समय से, खास तौर से 8वीं और 9वीं शताब्दी के बाद से हमारा विकास ठहरा हुआ था। और इसीलिए ये लोकतंत्र का प्रावधान और धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान भारत की आईडी है, भारत की पहचान है और भारत को भारत बनाए रखने के लिए एक मजबूत शक्तिशाली बंधन है। और यही बंधन है जिस बंधन को पिछले कई वर्षों से, खास तौर से 70 के दशक के बाद से और उसके बाद भी, खास तौर से अगर कहा जाए तो 1989 के बाद से, 1989 के बाद से पूरे समाज के अंदर विकृत करने की कोशिश की जा रही है। और 2014 के बाद से, सत्ता में पहुंचने के बाद से, तो उसकी पूरी जड़ों में ही मट्ठा डालने की कोशिश की जा रही है। ये जिम्मेदारी थी जो कॉमरेड सीताराम येचुरी की पीढ़ी के ऊपर थी, और वो जिम्मेदारी ये थी कि उन्हें उस क्रांतिकारी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, जिस क्रांतिकारी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत में मार्क्सवादी आधार पर ठोस विश्लेषण करके कार्यनीति तय की गई थी, उसमें ये जो नया अवरोध पैदा हुआ है, वो नया अवरोध जिसे हमने असल में वो अवरोध का एक नया रूप है। ये जो सामंतवाद की कचरे पर पैदा हुई ये जितनी भी विकृतियां हैं, वो जिस तरीके से उस क्रांतिकारी परिवर्तन में या क्रांतिकारी बदलाव की लड़ाई में अवरोध बनकर खड़ी हुई हैं, उनको किस तरीके से दूर किया जाए, ये कॉमरेड सीताराम येचुरी की पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसीलिए ये जो बड़ी चुनौती थी, इस बड़ी चुनौती का सामना करने में जाहिर सी बात है कि जब भी वो जाते थे तो अपनी पार्टी CPIM के प्रतिनिधि के रूप में जाते थे, लेकिन इसके बाद भी उनका अपना जो पर्सनल टच रहता था, उस पर्सनल टच में किस तरीके से उन्होंने भूमिका निभाई है, ये एक ख़ास तरीके से नोट करने की बात है, जिस पर अपन लोग आज की बैठक में चर्चा करेंगे। सीताराम येचुरी जिस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, उस पार्टी का, वो पार्टी इस देश की ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की बहाली और विस्तार में सबसे अधिक विश्वास रखती है। उसे जब जब सत्ता में रहने के, राज्यों की सरकारों में रहने के अवसर मिले, तब तब उसने उस लोकतंत्र का विस्तार करने की कोशिश की। उसे जब भी आंदोलनों के जरिए और सरकारों को अपनी पार्लियामेंट्री ताकत के जरिए प्रभावित करने का अवसर मिला, तब तब उसने इस देश में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत करने के ठोस कदम उठाने का काम किया। उसकी वजह यह है कि ये CPIM अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी है इस देश में जिसे अलोकतांत्रिकता और तानाशाही का, आधे अधूरे फांसीवाद के दमन का सबसे बुरा शिकार बनना पड़ा है अपनी स्थापना से लेकर अब तक के 105 वर्षों के अंदर। इसलिए वो लोकतंत्र की कीमत जानते हैं, वो इसके महत्व को जानती है कि जनता के संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए लोकतंत्र कितना कीमती है, ये वो जानती है, क्योंकि उसने लोकतंत्र के अभाव और अलोकतांत्रिकता, तानाशाही और कुछ हद तक आधे अधूरे फांसीवाद का भी सामना किया है, अपने हजारों कार्यकर्ताओं की शहादत दी है। 1920 में जब कुछ हमारे क्रांतिकारियों ने पहली बार ताशकंद में बैठकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, उसके बाद से लेकर लगातार आज़ादी तक 1947 तक मुश्किल से कुछ महीने रहे होंगे, 20-25 महीने, जब इस पार्टी को खुलेआम काम करने का मौका मिला, वरना पूरे दौर में अंग्रेजों ने इसको प्रतिबंधित करके रखा। तमाम तरीके के षड्यंत्र केस चलाए। पेशावर षड्यंत्र केस के नाम से ही 5 मुकदमे हुए, कानपुर षड्यंत्र केस के नाम पर मुकदमे हुए, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी मुकदमे हुए। और उसके बाद आज़ादी के बाद भी कोई बहुत सुकून के साथ काम करने दिया गया हो, ये बात नहीं है। वो जो तेलंगाना का महान मुक्ति संग्राम था, जो दरअसल उस निज़ाम के खिलाफ था जो भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, वहाँ की जनता का, ख़ास तौर से खेत मजदूरों का, छोटे किसानों की बगावत थी,
तमाम सारे गांवों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद भी उसको प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, दमन का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि जनता के साथ उसका जुड़ाव था, तो इस देश की लोकसभा के पहले चुनाव में वो सत्ता पार्टी कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकल कर आई, क्योंकि जनता के साथ उसके रिश्ते थे। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, जब जब सत्ता वर्गों को मौका मिला है तब तब उन्होंने इस कम्युनिस्ट पार्टी को दमन का निशाना बनाने की कोशिश की है। आप में से बहुत सारे साथियों को याद होगा 1957 में केरल में कबड्डी में नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। उससे 2 साल भी काम नहीं करने दिया गया। उसके बाद 1967 से लेकर 72 तक पश्चिम बंगाल में 2, 3, 4 बार सरकारें बनी और संयुक्त मोर्चे की युक्त फ्रंट के नाम से किसी भी सरकार को अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। कभी तिकड़म के जरिए, कभी राज्यपाल के जरिए, कभी राष्ट्रपति के शासन के माध्यम से उन्होंने उन सरकारों को गिरा दिया। केवल सरकारों को ही नहीं गिराया, बल्कि वो सरकारें जिस जनाक्रोश और जन आंदोलन की अभिव्यक्ति के रूप में निकल के आ रही थी, उनको भी बुरी तरीके से कुचला गया। और 1972 से लेकर 77 तक तो पश्चिम बंगाल जो इस आंदोलन की सबसे बड़ी मशाल था, उसको बुझाने की हर चंद कोशिश की गई। और वो कोशिश यहाँ तक की गई कि हमारे लगभग 2500 के आसपास कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। हमारे लाखों कार्यकर्ताओं को अपने घरों को छोड़ना पड़ा सिद्धार्थ शंकर राय के नेतृत्व में चलने वाले उस अर्धफासिस्ट आतंक के दौर में। ये अभी भी जारी है। ममता बनर्जी के लौट कर आने के बाद या ये जो तिकड़म और साजिश और सैकड़ों करोड़ रुपए के पैसे को खर्च करके त्रिपुरा में जब भारतीय जनता पार्टी को लाया गया, तब से त्रिपुरा के अंदर भी और पश्चिम बंगाल के अंदर भी जिस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, वो बर्ताव सीपीआईएम के साथ और वामपंथ के साथ जो किया जा रहा है, वो इस बात की मिसाल है कि वो हमें लोकतांत्रिक तरीके से काम न करने देने के लिए किस तरीके से इस संविधान के बने रहने के बावजूद एक अलग तरीके का दमन और यातना का और संतरास का केंद्र बनाते हैं। हम जानते हैं कि लोकतंत्र की कीमत क्या है, इसलिए हमने हर चंद कोशिश की, जब हमारे पास में हथियार आया तब भी, और जब हमारे आंदोलनों को ताकत आई तब भी, हमने चूंकि अलोकतांत्रिकता और तानाशाही को भुगता है अपने हजारों साथियों की शहादत के साथ, इसलिए हम उसकी कीमत को जानते हैं। इसलिए हमने हर चंद कोशिश की कि सीताराम येचुरी जी की पार्टी ने कि वो लोकतंत्र को निरापद बनाया जाए, लोकतंत्र को हिफाजत में रखा जाए और उसका निषेध न हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए जाए। कॉमरेड सीताराम येचुरी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र आंदोलन से की थी और उस छात्र आंदोलन में उनके नेतृत्व में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने आप में पूरे देश के शैक्षणिक क्षेत्रों की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेजेस की, कैंपसेज की डेमोक्रेटाइजेशन में, लोकतांत्रिकरण में जो अहम भूमिका निभाई है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि सीताराम येचुरी ने व्यक्तिगत रूप से भी किस तरीके से उसकी अगुवाई की, उसमें भी एक अभूतपूर्व योगदान था, जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की नीति और सीपीआईएम की समझदारी को लागू करने के साथ साथ सीताराम येचुरी की व्यक्तिगत महत्ता भी थी। जिस तरीके से आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के संविधान को देखें, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के, कमाल की लोकतांत्रिकता है उसमें। उसे किसी भी तरीके से वाइस चांसलर के माध्यम से, आजकल उसको बदलने की कोशिश चल रही है जब से ये भेड़िए पहुंच गए वहां, लेकिन उन्होंने इतने समुचित लोकतांत्रिक अधिकार दिए थे वहां के निर्वाचित छात्र संघ को और उस छात्र संघ के निर्वाचन के तरीके को भी, जो और कहीं पर नहीं थे। जिस तरीके की कल्पना उन्होंने की थी, बहुत ही विकेंद्रीकृत लेकिन मजबूत लोकतंत्र। केवल इतना ही नहीं किया, बल्कि ये एसएफआई और सीताराम येचुरी के अगुवाई वाले लोग थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एडमिशन की पॉलिसी को भी, ताकि उसमें देश के न केवल हर इलाके के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो सके, प्रतिनिधित्व हो सके, बल्कि हर तबके का, वो पहाड़ से अगर आता है, पहाड़ की पृष्ठभूमि के साथ आता है, अंग्रेजी नहीं जानता है, वो किसी गांव से आता है, बिहार के किसी गांव से या छत्तीसगढ़ के किसी
आदिवासी अंचल के साथ, तो ऐसा कोई एक फॉर्मेट नहीं होगा कि एक फ्रेम उस पर मढ़ा जाएगा और उस फ्रेम में अगर वो फिट नहीं होगा तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। उन्होंने उस व्यक्ति की अपने इलाकाई के हिसाब से, इलाकाई पृष्ठभूमि के हिसाब से, उसके अपने अध्ययन की भाषा की पृष्ठभूमि के हिसाब से, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि के हिसाब से, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि के हिसाब से इस तरीके का क्राइटेरिया तय करवाया जिस क्राइटेरिया के तहत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, उन तमाम सारे तबके के नौजवानों को और विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने का और देश के प्रशासन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का अवसर मिला। ये शैक्षणिक लोकतंत्र की लड़ाई थी, ये कैंपसेज के लोकतंत्र की लड़ाई थी और जिसमें निश्चित रूप से सीताराम येचुरी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन यहाँ से जो उनकी परवरिश शुरू हुई है, उनकी परवरिश में लोकतंत्र था, धर्मनिरपेक्षता थी। यहाँ से उनकी जो परवरिश शुरू हुई है, उसके बाद उन्होंने हाल के दौर में लोकतंत्र पर जो हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ व्यापकतम राजनीतिक सामाजिक लामबंदी का काम भी उन्होंने बहुत खूबी के साथ किया। जाहिर सी बात है कि वो अपनी पार्टी की नीति को लागू कर रहे थे, लेकिन उसमें उनका जो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा और जो शायद मैं 2-3 बार और बोलूंगा, क्योंकि वो एक अलग तरीके की बात है, एक पर्सनल टच होता है। एक व्यक्ति की मौजूदगी, एक व्यक्ति की जो संवाद सहजता है, एक व्यक्ति की जो उपलब्धता है, उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और उस मामले में सीताराम येचुरी एक असाधारण किस्म के व्यक्ति थे और ये बात समझने की आवश्यकता है कि उनकी इन कोशिशों ने, उनकी और इन सारी जो नीतियां हम लोगों ने तय की थी, उन नीतियों की ही कोशिशों का नतीजा था कि पूरी ताकत झोंकने, कॉरपोरेट और ट्रंप के अमेरिका से सारी मदद लेने, सारे मीडिया चैनल्स पर कब्जा करने और सारी तिकड़म आजमाने के बावजूद भी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हो पाया। इसके पीछे जो कोशिशें थी, उसके पीछे जो इंडिया ब्लॉक था, उसके पीछे इंडिया ब्लॉक के गठन करने की एकजुट होकर भी एक अलग अलग होने की सीताराम येचुरी का बहुत ही एक पसंदीदा शब्द था। और वो उस पसंदीदा शब्द का कहना ये था कि मार्चिंग सेपरेटली, स्ट्राइक टुगेदर। अलग अलग मार्च करेंगे लेकिन हमला मिलकर करेंगे। ये जो एक डायलेक्टिकल समझदारी है, ये जो असहमतियों के बावजूद कुछ मुद्दों पर सहमत होकर उन मुद्दों पर एकजुट होकर कार्रवाई करना और बाकी अपने अपने काम भी अलग से करते रहना, ये जो समझदारी है, ये जो गठबंधन की, संयुक्त आंदोलन की, संयुक्त मोर्चे की जो समझदारी है, वो समझदारी सहज रूप में न तो लोगों को समझ में आती है, न उसको उस तरीके से लागू करने के लायक कौशल होता है लोगों के मामले में। सीताराम येचुरी में ये कौशल था और इसमें वो जो कोऑर्डिनेशन का काम करते थे, समन्वय का जो काम करते थे, उनकी अपनी बात का जो वजन होता था, उस वजन ने भी बहुत सारे निर्णायक मौक़ों पर इस बात की है। और ये बात इसलिए भी समझने की बात है, आमतौर से हमारे साथी तुलना करते हैं और लगभग ठीक ही करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से तुलना ठीक नहीं है। जिस तरीके की हैसियत सीताराम येचुरी की थी बाकी राजनीतिक पार्टियों में, अपनी राजनीतिक पार्टी में तो स्वाभाविक रूप से वो असाधारण रूप से स्वीकार्य थे और इसीलिए वो महासचिव भी उसके चुने गए 3-3 बार। और महासचिव न चुने जाने के पहले भी उनकी जो पूरे देश भर में जो मांग हुआ करती थी वो अलग ही तरीके थी। लेकिन ये हम देखते हैं कि 1970 के दशक से लेकर 2004 तक की यूपीए सरकार के बनने तक पूरे देश की राजनीति को निर्णायक रूप से प्रभावित करने वाले शख्स के रूप में कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत को याद किया जाता है। उन्होंने बहुत वो चाहे 77 की सरकार के वक्त हो, 77 की सरकार में जब विवाद पैदा हुआ, चरण सिंह और चंद्रशेखर और जो दूसरे लोगों के जो मामले पैदा हुए, उस वक्त हस्तक्षेप करने के मामले में धीरे धीरे करके उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक नीति तय करवाने में दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी प्रेरित किया ताकि सांप्रदायिकता में विश्वास रखने वाले, धर्मनिरपेक्षता की विरोधी ताकतें इस देश की राजगद्दी से जितने दिनों तक दूर रखी जा सके, दूर रखे जाना चाहिए। कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत की एक बड़ी भूमिका थी।
ये संयोग की बात है, ये अच्छी बात थी कि कॉमरेड सीताराम येचुरी ज़्यादातर समय जब से वो पार्टी सेंटर पे आए और केंद्रीय कमेटी के सदस्य बने, पॉलिट ब्यूरो मेंबर बनने के पहले से ही वो कॉमरेड सुरजीत के सहयोगी के रूप में उनके साथ हमेशा रहते थे और इसीलिए उनकी वो जो पहुंच और उनके संपर्क भी उस तरीके से बन गए थे। लेकिन एक बात जो सुरजीत की तुलना में उनके लिए ज़्यादा मुश्किल थी सीताराम येचुरी के लिए, वो दो बातें थी। पहली बात, हरकिशन सिंह सुरजीत के पास एक इतिहास था। वो आज़ादी के आंदोलन के उन महान नेताओं में से थे जिनकी स्वीकार्यता अक्रॉस द पार्टी लाइन भी थी। उनके पास एक इतिहास था, उनका एक बड़ा योगदान था, उनके पास उम्र भी थी और वो उस वक्त वामपंथ आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे जब हमारे पास राजनीति को प्रभावित करने के लिए बहुत बढ़िया संसदीय ताकत भी थी। 60 से ज़्यादा सांसद हुआ करते थे वामपंथ के 2004 में। उसकी अपनी एक शक्ति हुआ करती थी। 3 राज्य सरकारें हुआ करती थी। कई राज्य सरकारों को प्रभावित करने की क्षमता में हम लोग हुआ करते थे। तो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी वामपंथ था। इसलिए हरकिशन सिंह सुरजीत साहब के पास दो चीज़ें थी, एक तो वो खुद उनका इतिहास और उसके बाद उनकी पार्टी की और वामपंथ की कुल मिलाकर पार्लियामेंट्री पावर, पार्लियामेंट्री प्रेजेंस। सीताराम के पास ये नहीं था। 2014 के बाद से वो जिस संसदीय शक्ति की अगुवाई कर रहे थे, जिस राजनीतिक पार्टी या वामपंथ की अगुवाई कर रहे थे, पार्लियामेंट में उसकी स्थिति उतनी नहीं थी, कम हो गई थी। राज्य सरकारों में भी उनकी स्थिति वैसी नहीं थी। पश्चिम बंगाल में धक्का लग चुका था जो इस देश का बड़ा राज्य था। लेकिन इस मुश्किल को, जब आपका दबाव डालने की क्षमता आपकी कम हो गई है, इस मुश्किल को सीताराम येचुरी ने अपने व्यक्तित्व की सहजता के साथ हल किया। और उसके पीछे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि संवाद सहजता उनकी होती। उनके जाने के बाद अभी 1 साल पूरा हो रहा है। इस 1 साल के दौरान किसान सभा के कार्यकर्ता के रूप में, सीपीएम के एक्टिविस्ट के रूप में, अन्य स्थितियों में मुझे जहाँ जहाँ जाने के लिए मौका मिला है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ मुझे 8-10 ऐसे लोग न मिले हों जो सीताराम येचुरी को अपना व्यक्तिगत दोस्त मानते थे, जो ये मानते थे कि सीताराम येचुरी उनके दोस्त थे और वो उनसे बात करते थे, नाम लेके बात करते थे, परिवार के बारे में पूछताछ लगातार करते थे और कहीं अगर वो पड़ जाते थे सामने तो उनको नाम से बुलाया करते थे। वो अपने आप को दोस्त मानते हैं उनका। ये आमतौर से होता नहीं है, ये सहजता के साथ होता है। ये घुलने मिलने की, इतने शीर्ष पर होकर भी, इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद भी, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी स्वीकार्यता है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन भी उनको याद कर रहा है। भारत में अब अपनी पार्टी के संचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से वो पहले से ही मसरूफ़ है। उसके बाद इस देश में सांप्रदायिक फांसीवाद और कॉरपोरेट की पॉलिसीज के बढ़ने के बाद जिस तरीके के राजनीतिक हालात हुए हैं, उनके खिलाफ एक सामूहिक और संयुक्त प्रतिरोध को विकसित करने के काम में भी वो लगे हैं। लेकिन इसके बाद भी जिससे वो मिल रहे हैं उसके वो मित्र हैं। उनकी मिलनसारिता और उलझाव के समय में समाधान निकालने की उनकी जो क्षमता थी, वो एक संकट मोचक के रूप में जिस तरीके से वो आते थे, ये कितनी व्यापक थी और किन किन लोगों में थी, इसका अनुभव उन लोगों को हुआ होगा जो साथी लोग तालकटोरा स्टेडियम में कॉमरेड सीताराम येचुरी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए थे। उसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के और सीताराम येचुरी साहब से बड़े उम्र वाले नेताओं की ओर से भी जिस तरीके के बातें कही गई और जिस तरीके से कृतज्ञता व्यक्त की गई सीताराम जी के खिलाफ के बारे में, वो इस बात को तायीद करती थी कि उनका असर कितना बड़ा था। और आज भी उस बात को महसूस किया जा रहा है, न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश भर में। जब भी इस तरीके की गतिविधियां होती हैं तो सीताराम येचुरी एक संकट मोचन के रूप में आते हैं और ये मुश्किल काम होता है साथियों। ये जो समावेश है, ये जो सम्मिलन है,
ये जो मार्चिंग सेपरेटली स्ट्राइक टुगेदर वाला मामला है, अलग अलग मार्च करो लेकिन मिलकर वार करो, इस गठबंधन की कार्यनीति का निर्वाह करना बहुत आसान नहीं होता। आपको उन लोगों के साथ मिलकर कुछ मुद्दों पर लड़ना पड़ता है जिनके साथ आप दूसरे वर्ग संघर्ष के मुद्दों को लेकर पहले से लड़ रहे होते, जिनकी नीतियों के खिलाफ उनके राज्यों में आपके संघर्ष जारी हो रहे होते हैं, किसानों की मांगों को लेकर, मजदूरों की मांगों को लेकर। उदाहरण के लिए कर्नाटका में आप लड़ रहे हैं, वहाँ पे जो काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, आप लड़ रहे हैं वहाँ पर जो कॉरपोरेटीकरण खेती का करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर आप लड़ रहे हैं निजीकरण की नीतियों के खिलाफ। लेकिन एट द सेम टाइम उस वर्ग संघर्ष में बिना किसी तरीके की ढिलाई लाते हुए कुछ मुद्दों पर आप लड़ रहे हैं मार्चिंग सेपरेटली स्ट्राइक टुगेदर के साथ। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब गर्माहट पैदा होती है तो इसका निर्वाह करना बहुत मुश्किल होता है। और ये एक ऐसा काम है जो ख़ास तरीके के शऊर, सलीके की, अगर फिलॉसफी की भाषा में कहा जाए तो एक डायलेक्टिक्स पर, द्वंद्वात्मकता पर अधिकार की दरकार रखता है। ये अधिकार उनमें था और ये केवल द्वंद्वात्मकता, डायलेक्टिक्स के अमल को लाने की क्षमता और कौशल की ही बात नहीं है, बल्कि एक व्यापक समझदारी के हिसाब से जो इस बात का महत्व जानती है कि वो लड़ाई भी जरूरी है जो जमीन पर लड़ी जा रही है उनके साथ, जिनके साथ मिलकर कुछ मुद्दों पर राष्ट्रीय पैमाने पर भी दूसरों के खिलाफ, सांप्रदायिकता, नवफासीवाद के खिलाफ संघर्ष किया जा रहा है। ये एक बड़ी बात है और इसमें त्वरित रूप से, तात्कालिक रूप से कोई घटना अगर घटती है उसमें एक खास तरीके का फैसला लेना, इस तरीके का फैसला लेना जो हमारे अपने वर्ग संघर्ष की लड़ाइयों को भी कमजोर न करे और सांप्रदायिक फांसीवाद और कॉरपोरेट के खिलाफ भी लड़ाई को कमजोर न करे, इसका संतुलन बनाया जाना बहुत जरूरी होता है। सीताराम येचुरी एक कहानी सुनाया करते थे आम सभाओं में। उस कहानी से इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। वो कहानी सुनाते थे कि एक खरगोश बीच सड़क पर आ गया, सामने से गाड़ी आ रही है और गाड़ी आ रही है, खरगोश को ये तय करना है कि उसको बाएं जाना है या दाएं जाना है। वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, वो एक सेकंड का समय रहता है। अगर वो खरगोश कंफ्यूज हो गया, अगर वो दुविधा में पड़ गया तो वो मारा जाएगा, लेकिन अगर उसने तुरंत फैसला लेकर सही रास्ता चुन लिया तो वो बच जाएगा। राजनीति में इस तरीके के क्षण आते हैं और उन राजनीति के क्षणों में आपके पास वो अधिकार होना चाहिए डायलेक्ट के ऊपर, द्वंद्वात्मकता के ऊपर, कि आप उसे असरदार तरीके से लागू कर सकें, सही समय पर लागू कर सकें। इसमें एक पेच है जिसका नाम है शुद्धतावाद। कुछ लोग मानते हैं शुद्धतावाद का मतलब इससे लड़ रहे हैं तो फिर इसके साथ यहां पर नहीं बैठेंगे। ये शुद्धतावाद नहीं होता, ये संकीर्णतावाद होता है। दर्शन की भाषा में कहें तो ये जड़ सूत्रवाद होता है, डॉगमेटिज्म होता है। ये कोलू के बैल की तरीके से एक ही रास्ते में घूमने वाली बात होती है, जिससे समाज और राजनीति की गतिशीलता उसके हिसाब से नहीं होती। ये शुद्धतावाद इस तरीके का आतंक होता है कि अगर फलाने मोर्चे में हम गए तो हम जो गंगा जल की तरीके से पवित्र हैं, हम अशुद्ध हो जाएंगे। ये केवल उन्हीं लोगों में होता है जिन्हें या तो रणनीति और कार्यनीति के ठीक समझ नहीं होते, या जो इस बात के महत्व को नहीं समझते कि समय समय पर कार्यनीति में इस तरीके के निर्णय लिए जाना रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। सीताराम येचुरी इस बात को जानते थे। सीताराम येचुरी इस बात को भी जानते थे कि वो खुद और जिस राजनीतिक पार्टी की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो इतनी पानीदार है, उसका पानी इतना मजबूत है कि वो फर्क जानता है कि कौन सा पीने का पानी है, कौन सा नहाने का पानी है और कौन सा वो पानी है जिसे अगर आग लग रही है गांव में तो उस पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो जानते थे कि किस तरीके के समय किस तरीके के पानी की आवश्यकता थी और उन्हें और उनकी पार्टी को
इस मामले में कोई गलतफहमी नहीं थी कि उस पानी को अगर आग बुझाने के लिए बाल्टी में या लोटे में ले रहे हैं और सांप्रदायिकता और कॉरपोरेट के फासीबाद के खिलाफ अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे वो अपवित्र हो जाएंगे। इस तरीके की कोई हीन भावना, कोई गिल्टी कॉन्शियस या एहसास कमतरी उनके अंदर नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी पार्टी जिस विचारधारा में विश्वास रखती है और जिस तरीके की उनकी सांगठनिक प्रणाली है और जिस तरीके के नेता उन और कार्यकर्ता उनके गांव-गांव तक है, जिनकी ईमानदारी, बहादुरी, साहस और कौशल पर कोई संदेह नहीं कर सकता, उन्हें डर नहीं लगता था इससे। वो इस तरीके के जड़सूत्रवाद के खिलाफ थे। उदार नहीं थे लेकिन संकीर्ण नहीं थे, व्यावहारिक थे। और व्यावहारिक होना ही सही तरीके से आपको पहुंचाता है। लोकतंत्र के रूप पर हमला होता है, आपको आमसभा नहीं करने दे रहे, आपको जेल में डाल दिया। लोकतंत्र के सार पर भी हमला होता है। लोकतंत्र को रूप में भी मजबूत करना होता है, लेकिन लोकतंत्र को सार के रूप में भी मजबूत करना होता है। ये बात आसानी के साथ आप समझ जाएंगे जब मैं इस बात को थोड़ा सा आपके बीच पर रखूं। जैसे दो तरीके के लोकतंत्र है, एक सामाजिक लोकतंत्र है, एक राजनीतिक लोकतंत्र है। इस बात पर लंबी बहस हो चुकी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 26 नवंबर 1949 के अपने भाषण में कहा था कि हम एक राजनीतिक लोकतंत्र का नक्शा तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो जिस देश पर लागू होना है उस देश में सामाजिक लोकतंत्र ही नहीं है तो लागू कैसे होगा। आपको अगर राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत बनाना होगा। मतलब उन तमाम सारी बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा जो बेड़ियां व्यक्ति को वंचित कर रही हैं, व्यक्ति को बांध के रखे हैं या ऊपर वाले बैठे हुए व्यक्तियों के विचार को, असर को प्रभावित कर रही है। सीताराम येचुरी और उनकी पार्टी ने इस काम को किया। 1957 में EMS नमूद्रीपाद की सरकार ने जमीन के बंटवारे, शिक्षा के विस्तार और सारी पंचायतों के और सार्वजनिक संस्थाओं के, कोऑपरेटिव्स के लोकतंत्रीकरण की जो बुनियाद रखी थी, जो बाद की वामपंथी मोर्चे की सरकारों ने जारी रखी, आज उसका असर है कि केरल अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है शिशु मृत्यु दर के मामले में। आज उसका असर है कि केरल दुनिया के विकसित यूरोपीय देशों की तुलना में भी मानव विकास सूचकांक के रूप में आगे गया। पश्चिम बंगाल में जब अवसर मिला तब जिस तरीके से भूमि सुधार किया गया, जिस तरीके से पंचायतों का लोकतांत्रिकरण किया गया, राजीव गांधी जी को श्रेय देते हैं लोग कि पंचायती राज कानून वो लेकर आए थे, मॉडल ज्योति बसु की सरकार ने पेश किया, लागू किया। उसमें बंगाल की में से जिस तरीके से सामंतवाद को दूर करने की कोशिश की और जनता के हाथ में अधिकार देने की कोशिश की, ये वो पृष्ठभूमि थी। और इसी पृष्ठभूमि को जब इनको सीताराम येचुरी को उस अपनी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में 2004 में UPA 1 की सरकार में उनकी नीतियों को निर्धारित करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला तो किया। सब लोग जानते हैं इस बात को। पेशकश की गई थी, उप प्रधानमंत्री बना देंगे। 45 सांसद थे CPM के, वामपंथ के 62-63 थे। तमाम सारे मंत्रिमंडल के पदों की को ऑफर करने की भी कोशिश की गई, लेकिन नहीं स्वीकार किया CPM ने। सीताराम येचुरी की पार्टी ने और सीताराम येचुरी और सुरजीत उस वक्त UPA के कार्यक्रम को बनवाने में जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम था CM की, उसको बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या किया उन्होंने, किस तरीके की नीतियां उन्होंने बनवाई? मंत्रिमंडल नहीं लिया, अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए सुविधाओं पर कोई समझौता नहीं किया, नहीं लिया। क्या नीतियां बनवाई? वो नीतियां थी जो इस देश में लोकतंत्र को सार्वजनिक रूप से, जो लोकतंत्र को सामाजिक रूप से, जो लोकतंत्र को नीचे वंचित और पीड़ित जनता के हाथ में एक हथियार के रूप में दे रहे थे। क्या काम हुए? मनरेगा का कानून बना। किसी पूंजीवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी सामंती व्यवस्था में रोजगार की गारंटी देना ही अपने आप में एक बड़ा काम था। मनमोहन सिंह जी के दिमाग की उपज नहीं थी, उनकी अपनी परवरिश अलग थी।
उनकी अपना आर्थिक सोच अलग तरीके का। उन्हें बाजार को के विस्तार के मामले में उनकी समझदारी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की समझदारी थी, नव उदारवाद की समझदारी थी। ये मनरेगा का ग्रामीण रोजगार, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून अपने आप में ग्रामीण क्षेत्र में बंधुआ मजदूर की स्थिति को, खेत मजदूर की स्थिति को, गरीब किसान की स्थिति को बेहतर बनाने की ओर एक बड़ा कदम था। एक ऐसा आर्थिक मुक्ति का कदम था जो उसकी लोकतांत्रिक शक्ति को मजबूत करने वाला था। दूसरा कदम आदिवासी वनाधिकार कानून। कितना ताकतवर विरोध था जो 2004 से लेकर 2009 के बीच में, जिन्होंने उस काल को देखा है और विकसित होते हुए देखा है, वो जानते हैं। आज जो बहुत लोकप्रिय नेता बने हुए फिर रहे हैं, वो उस वक्त उस अभियान की अगुवाई कर रहे थे कि शेर खतरे में पड़ जाएंगे, तेंदुए खतरे में पड़ जाएंगे, चीते खतरे में पड़ जाएंगे, अगर वनाधिकार दे दिया गया जंगल नष्ट हो जाएंगे। आदिवासियों ने कभी जंगल नष्ट किए नहीं। जब तक आदिवासियों के नियंत्रण में जंगल रहे हैं तब तक जंगलों का विकास हुआ है। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते वो कानून भी बनवाया गया कि उन्हें एक खास समय सीमा तक जो आदिवासी अपनी जमीन पर कायम है, चाहे वो जंगल की हो चाहे कोई और जमीन हो, उसका उनको वनाधिकार दिया जाएगा। ये एक युगांतरकारी काम था। 11 करोड़ आदिवासी आबादी वाले देश में ये एक बड़ा काम था उनके हाथ में सामर्थ्य देने का। तीसरा काम, महिलाओं पर घरेलू हिंसा पर रोक का कानून। इस सामंती समाज में जो आज तक मनु को सही तरीके से दफना नहीं सका, बल्कि मनु को रोज उनकी शक्ति में, सामर्थ्य में वृद्धि करने वाली ताकतों को पालता पोसता रहा, उस समाज में स्त्री पर घर में, अपने परिवार में होने वाली यातना के सवाल को लेकर उस पर उसके लोकतांत्रिक अधिकार की बहाली करने वाली बात एक बड़ी बात थी। और इस बड़ी वाली बात को भी करने में उस पार्टी के, जिस पार्टी के नुमाइंदे के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में यूपीए 1 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को बनवाने और लागू करवाने के काम में सीताराम येचुरी अगुवाई कर रहे थे, उसकी बड़ी भूमिका थी। ये तीसरा काम था। चौथा और क्रांतिकारी काम था जो पूंजीवादी प्रशासन कभी नहीं चाहता और मोदी जी के आने के बाद उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है योजनाबद्ध तरीके से, वो था आरटीआई का कानून। हर नागरिक को अधिकार होगा कि वो जानकारी पा सके कि विकास योजना में कितना पैसा खर्च किया है, फलाने काम में क्या किया है। अभी उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसमें तमाम सारी शर्तें जोड़ दी गई हैं ताकि प्रधानमंत्री जी की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री को छुपाया जा सके। लेकिन ये वो कानून था जिसने देश की जनता के हाथ में लोकतांत्रिक अधिकार दिया, एक मतलब जिसको कहते हैं ना काउंटर बैलेंस करने का अधिकार। ये लोकतंत्र के सामाजिक विस्तार की बात है। ये जो स्वामीनाथन आयोग की बात आज हम लोग करते हैं और देश का किसान आंदोलन बिल्कुल सही मांग करता है, ये स्वामीनाथन आयोग कब की उपस्थित है? 2004 में वामपंथ और सीपीएम जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी, सीताराम येचुरी जिसके सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, उसका दबाव था जिसने कहा कि किसानों की आत्महत्याओं को, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, उसकी हालत को बेहतर बनाने के लिए अध्ययन किया जाना चाहिए, समाधान निकाले जाने चाहिए। और स्वामीनाथन आयोग ने ऐसा अध्ययन किया। यह भी लोकतंत्र का विस्तार है। तो लोकतंत्र का विस्तार सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, इन तीनों के बीच में मेल है। अगर इनमें से कोई भी एक मेल कमजोर होता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ता है, संकट में पड़ता है, कमजोर होता है। इस असलियत को सीताराम येचुरी जानते थे, उनकी पार्टी जानती थी, इसलिए उसने समय समय पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। जब कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र को मजबूत किया, संविधान बनवाया वहाँ का। और जब एक राजनीतिक नेता के रूप में उनकी हैसियत आई तो उन्होंने देश की सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करने का काम किया। धर्मनिरपेक्षता भी असल में लोकतंत्र का ही एक अंग है, लेकिन आजकल चूंकि वो एक विशेष खतरे के रूप में निकल कर आई है तो हम लोग उसको अलग करते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, भाषाई लोकतंत्र, लैंगिक लोकतंत्र, धार्मिक लोकतंत्र। हर एक को अपने धर्म को मानने की आज़ादी होनी चाहिए और किसी को किसी दूसरे धर्म के फटे में टांग अड़ाने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
लेकिन वो जो धर्मनिरपेक्षता है, उस धर्मनिरपेक्षता को के मामले में भी उनकी समझ पूरी साफ थी, और जाहिर सी बात है कि वो उनकी राजनीतिक पार्टी की भी समझ थी, और वो जानते थे कि धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म संभाव नहीं है। धर्मनिरपेक्षता हर धर्म में जाकर हाजिरी लगाना या हर धर्म को राजनीतिक पार्टी के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करना नहीं है। धर्मनिरपेक्षता वो काम है जिस काम में सत्ता और सरकार और प्रशासन न किसी धर्म को प्रोत्साहित करता है, न किसी धर्म को हतोत्साहित करता है। उसकी कोई भूमिका धार्मिक मामलों में नहीं होती, धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है। और इसीलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को वास्तविक रूप से किस तरीके से अमल में लाया जाना चाहिए, इस सवाल पर लगातार उन्होंने जोर दिया। और वो आस्तिक, धार्मिक और सांप्रदायिक, इन तीनों कैटेगरीज में फ़र्क समझते थे। हर आस्तिक व्यक्ति उस तरीके से धार्मिक नहीं होता कि रोज़ पूजा करे। हर धार्मिक व्यक्ति नियमतः सांप्रदायिक नहीं होता, और हर सांप्रदायिक व्यक्ति अपने ही धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, उसको ही नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ये बात वो अच्छी तरीके से जानते थे, और जाहिर सी बात है कि उस पर उनको अधिकार था। वो बुद्ध के नाम से जो एक कहानी प्रचलित है, जो कुछ लोग ईसा मसीह के नाम से भी कहते हैं, वो कहानी ये है कि वो ये निर्देश देते हैं, कोई भीड़ किसी को दंडित कर रही है, तो बुद्ध अचानक खड़े होकर ये बोलते हैं कि पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया हो। सीताराम येचुरी और उनकी पार्टी वो पार्टी है इस देश की जिसने कभी गुनाह नहीं किया सांप्रदायिक ताकतों के साथ फ्लर्ट करने का, जिसने कभी उनके साथ न राजनीतिक गठबंधन कायम किया, न धर्म का इस्तेमाल करके 2, 4, 5% या 8-10 सीटें बढ़ाने की तिकड़म की कभी। ये वो पार्टी है जिसने खांटी धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से अपने को काम किया, और इसमें उन्होंने ताकतवर तरीके से उस वक्त की जनता को भी संस्कारित करने की कोशिश की, जिसका एक आदर्श उदाहरण उनके अपने ज़माने में, उनके अपने कार्यकाल में, जहाँ पर वो शक्तिशाली हैं, वहाँ पर सांप्रदायिक दंगों और सांप्रदायिक पार्टी की बढ़त को रोकने में उनकी कामयाबी मिलती रही, कामयाबी के रूप में हमारे सामने। इसलिए हम अभी जो एक घटना घटी, हम उसकी थोड़ी सी गहराई में जाते हैं तो वो अच्छी थी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में सीताराम येचुरी जी को भी बुलाया गया, बाकी राजनीतिक पार्टियों को भी बुलाया गया, और हमारे यहाँ की बाकी राजनीतिक पार्टियां इस मामले में कितनी सहमी सी रहती हैं। ये सीताराम येचुरी थे जिन्होंने ज़्यादातर धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व में वो हौसला पैदा किया कि वो ये कह सके कि हम इस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में नहीं आएंगे, क्योंकि ये राम मंदिर जो धर्म को मानने वाली और धर्म का समय समय पर उपयोग करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नेताओं ने भी कहा कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक राजनीतिक आयोजन। इस समझदारी तक पहुंचने में सीताराम येचुरी का विशेष योगदान था, क्योंकि उनकी पार्टी इस बात को मानती थी। लेकिन उसमें उन्होंने जिस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की, और 2 दिन के इंतजार के बाद तत्काल ही सारी राजनीतिक पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल थी, जिसका उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, इन तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि अब नहीं आएंगे। ये एक बड़ी बात थी। उसी तरीके से अब मैं आखिरी बात पर आ रहा हूँ, और वो ये कि वो ये बात इसलिए हुई कि उन्होंने कभी फ्लर्ट नहीं किया। 1992 में जब वो जो घटना घटी, कल उन्होंने बताया होगा कि ये जो नीलोत्पल बसु जी ने आपको बताया होगा कल कि किस तरीके से उन्होंने सांप्रदायिकता के खिलाफ वैचारिक रूप से हथियार दिया इस देश की जनता। 1992 की बाबरी की ढहाए जाने की जो घटना घटी, उसके बाद ये सीताराम येचुरी थे जिन्होंने इस सांप्रदायिकता, तथाकथित हिंदू राष्ट्र, मंदिर बनाना वाली राजनीति का असली मकसद क्या है, इसके लिए उन्होंने उनका आरएसएस का जो वास्तविक मुखौटा है उसको नोच कर फेंकने का काम किया। 1939 की वो किताब जो छुपा के रखे हुए थे आरएसएस, वी और आवर नेशन डिफाइंड, गोलवलकर साहब की किताब, जिसमें वो भारत की राष्ट्रीयता के मामले में अपनी धारणाएं देते हैं और किस तरीके का राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो बताते हैं। हिंदू राष्ट्र क्या होगा, हिंदू पदपातशाही क्या होगी, और वो पेशवाशाही की तरीके से किस तरीके से काम करेगी, वो जो पूरा प्रोजेक्ट था उनका, उसको उन्होंने
खोल कर लाया, उसकी मूल प्रति को निकाला और उस छोटी सी एक किताब लिखी, जो उस किताब का महत्व उस जमाने में जो राजनीतिक सामाजिक रूप से सक्रिय थे वो जानते थे। कॉमरेड शैलेंद्र शैली जो हमारे कॉमरेड थे, हमारे नेता थे, वो और कॉमरेड सीताराम येचुरी की मित्रता भी बहुत थी। उन्होंने एक बार मजाक में कहा था कि ये जो आपकी जो किताब है हिंदुत्व वाली, जो बाबरी मस्जिद के बाद 1993 में निकल के आई है, ये शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा छपने और सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवादित होने वाली किताब है, क्योंकि उस पर फटाफट छापी जा रही थी, लाखों की संख्या में छपी, हर भाषा में छपी। आज भी अगर आपको मौका मिले तो पढ़िएगा कि किस व्यवस्थित तरीके से भारतीय धार्मिकता, भारतीय सामाजिकता, भारतीय दार्शनिक, इन सारे विकास की को पूरा अध्ययन करते हुए तथ्यों के साथ आरएसएस के एजेंडे को उन्होंने एक्सपोज किया है। और वो जानते थे कि ये जो धार्मिक चेहरा उड़कर आ रही है सांप्रदायिकता और फांसीवाद, जो केवल धर्मनिरपेक्षता के लिए चुनौती नहीं है, लोकतंत्र के लिए चुनौती है, समता की भावना के लिए चुनौती है, इसके इस धार्मिक मुखौटे को पहले उतारना होगा। और ये उतारने का काम उन्होंने तब भी किया और उसके बाद भी किया। वो उस विचार को, उस पार्टी की अगुवाई करते थे और खुद भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने हर पल का इस्तेमाल किया, ये बताने के लिए कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर मंडराने वाले जो खतरे हैं, वो खतरे केवल सांप्रदायिकता वाले नहीं है, उनके साथ एक मजबूत गठजोड़ है कॉरपोरेट्स का। हमारे समय के पूंजीवाद ने अपनी सारी शर्मो हया को छोड़कर अपने सारे वो काम जो सामाजिक परिवर्तन के दौरान पूंजीवाद को करने चाहिए थे, सामंतवाद को तोड़ने के, अंधविश्वास को तोड़ने से, जड़ता को तोड़ने के, अंधश्रद्धा को तोड़ने के, बर्बरता को तोड़ने के, सामंती बर्बरता को तोड़ने के, वो सारे काम बंद कर दिए उसने। अब वो पूरी निर्ममता के साथ पुरातन के भेड़ियों के साथ भी निकलकर आ रहा है। ये बात उन्होंने बहुत प्रामाणिक तरीके से स्थापित की, और वो ये थी कि कॉरपोरेट हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी कॉरपोरेट, इसका गठबंधन है, और जब तक इस गठबंधन के खिलाफ नहीं लड़ा जाएगा तब तक कुछ रास्ता निकलेगा नहीं। जैसे हमें जब नानी माँ और दादी माँ हमें कहानी सुनाया करती थी, तो ये बताया करती थी कि इस राक्षस की जान फलाने पेड़ पर बैठी हुई मैना में या तोते में है। ये सीताराम येचुरी थे, वो जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, वो पार्टी थी जिसने ये बताया कि ये जो राक्षस है, इस राक्षस की जान किन कौओं में बनी, और उन्होंने बताया कि ये कौआ हिंदुस्तानी कॉरपोरेट का कौआ है, ये कौआ अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसके नेतृत्व में चलने वाले साम्राज्यवाद का कौआ है। आप इस राक्षस से लड़ते रहेंगे, अकेले इस राक्षस से लड़के नहीं जीत पाएंगे, जहाँ पर इसकी जान है उस ओर भी निगाह लगानी पड़ेगी। ये समझदारी जिस व्यवस्थित तरीके से सीताराम येचुरी ने दी है, मुझे लगता है कि अगर हम उनको याद करना चाहते हैं तो जैसा कि होता है कि किसी को याद करने का मतलब है उस रास्ते पर चलना जिस रास्ते पर वो चले, उस विचार को और आगे बढ़ाना स्फूर्ति के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, हौसले के साथ, जोश के साथ, जिसे वो आगे ले जा रहे थे। इसी के साथ ये भी जरूरी होता है कि उस रास्ते को समझना। सीताराम येचुरी बनना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, उस बहस को छोड़िए, लेकिन सीताराम येचुरी ने अपने जीवन काल में जो लिखा है उसमें से जो भी मिलता है उसको पढ़ने की, आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। वो बहुत सरल लिखते थे, वो एक संपूर्ण मनुष्य की तरीके से जीवन जीते थे। वो खेल के बारे में भी लिखते थे, वो फिल्मों के बारे में भी लिखते थे, वो संस्कृति के बारे में भी लिखते थे, म्यूजिक के बारे में भी लिखते थे, साहित्य के बारे में भी लिखते थे, राजनीति के बारे में भी लिखते थे, दर्शन पे भी लिखते थे। इन सारी चीज़ों पर लिखने की वजह से उनकी लेखन शैली में और उनकी प्रस्तुति में जो सरलता है वो उनको पढ़ते में कभी आपको बोझिल नहीं होने देती। तो आज अगर हम उनको याद करना चाहते हैं तो हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए, उनके काम को आगे बढ़ाने के अलावा ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम उन्होंने जो लिखा है उसको भी पढ़कर अपनी लड़ाई को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर हरियाणा की CPIM की राज्य कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने एक सराहनीय काम किया है। 12 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक पूरा देश
अपने प्रिय नेता को जिस तरीके से याद कर रहा है, उसको याद करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्थित अभियान चलाया है। उन सब को, उस पार्टी को, उस पार्टी के कॉमरेड्स को और आप सभी लोग जो आज इसमें शामिल हुए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ेंगे, यकीनन सीताराम येचुरी के रास्ते की ओर बढ़ेंगे और जीतेंगे। शुक्रिया।